नमस्कार। कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबको पता है कि दिल्ली चुनाव की बिसात जो है वह बिछ चुकी है। अब ये दिख रहा है कि सभी मोहरे कहाँ कहाँ किस जगह किस खाने में बैठा दिए गए हैं और तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी चाल चलने में मशगूल हैं। और जैसा आप कहते हैं, जो दिल्ली प्रीमियर लीग है, ये दिल्ली पॉलिटिकल लीग जो है, उसका मैदान सज गया है और फील्डिंग सेट हो गई है सर। अब हर प्लेयर को पता है कि उसकी जगह कहाँ है और उसे किस तरह खेलना है। बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, अब ये पता है। नामांकन की तारीख खत्म हो गई है, सारे नामांकन हो चुके हैं और सभी तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के मैनिफेस्टो भी सामने आ गए हैं। और इस बार चूंकि लोहड़ी अभी हाल फिलहाल ही खत्म हुई है और रेवड़ियां दिल्ली में खूब बांटी जा रही हैं। अगर एक पार्टी चीनी की रेवड़ी दे रही है तो दूसरी उसके ऊपर गुड़ मिला करके दे रही है। यानी कि किसकी रेवड़ी कितनी ज्यादा मीठी होगी, इस पे अगर हम कहें तो एक तरीके से आपस में प्रतिद्वंदिता बनी हुई है और जनता भी ये तमाशा देख रही है। आपको क्या लग रहा है सर, अब दिल्ली का चुनाव जिसकी बिसात अब बिछ चुकी है, किस दिशा में जा रहा है, कैसा होने वाला है? अमित, जैसे कि आपने कहा कि जो पिछले 2 बार से परफॉर्मेंस रहा है अरविंद केजरीवाल का की पार्टी का, और वो 60 जी के ऊपर सीटें जीतती रही है। एक बार 62, एक बार 67 सीटें जीती उसने। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सभी पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर आप ये रेवड़ी बांट देंगे, और कई स्टेट्स में भी जो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें जिस तरह का मतलब कि जो रिजल्ट्स आए हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो उसको देखते हुए यहाँ पर सभी पार्टियों ने, जैसा कहते हैं कि वो जो अभी जो पर्व निकला है उसमें जो जी आग जो जलाई जाती है उसमें जो है सो सारे लोगों ने रेवड़ियां ही झोंक दी है इस बार लेकर के। लकड़ी के बदले रेवड़ी झोंक दी है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी ताप बिल्कुल। से चुनाव जी जाएंगे। लोहड़ी की अग्नि में सबने रेवड़ी झोंक दी है और ऐसा लग रहा है कि उसके ताप से, रेवड़ी के ताप से सब जीत जाएंगे। देखिए, तो अब तो ये तो बात हुई एक जैसे, लेकिन भारतीय राजनीति में, भारत की राजनीति में, दिल्ली प्रदेश हो या कोई और प्रदेश हो, कहीं भी हो, उसमें जात का, कम्युनिटी का एक जबरदस्त समीकरण रहता है। जी और दिल्ली में भी जब दिल्ली में जो जितने जो पॉलिटिकल आंकड़ों के सरमेदार लोग जो बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो चुनाव जीतती है क्योंकि उसको माइनॉरिटी का वोट मिल जाता है, उसको पूर्वांचलियों का वोट मिल जाता है, इस कारण से वो चुनाव जीत जाता है। ये जनरली एक ट्रेंड, इसके बारे में बात किया जाता है। और अभी भी इस चुनाव में भी जो बातचीत हो रही है, वो बातचीत ये हो रही है कि कि कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी का वोट काट दिया, दलितों का वोट काट दिया, तो कुछ पूर्वांचलियों का वोट ले लिया, तो बीजेपी निकल जाएगी। मेरा जी मानना ऐसा है कि इतना सिंपल गणित नहीं है, गणित इतनी सिंपल नहीं है। और मैं आपको इसके लिए कुछ आंकड़े आज आपसे शेयर करूंगा। उन जी आंकड़े से बिल्कुल। बताऊंगा मैं कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो उसकी एग्जिस्टेंस है, भारतीय जनता पार्टी को लार्जली कहा जाता है वैश्य पंजाबी पार्टी, बनिया पंजाबी पार्टी इनको कहा जाता है। क्योंकि जी दिल्ली में जब जो 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 दिल्ली में जितने भी अभी तक बड़े लीडर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, नामी गिरामी नामचीन लीडर हुए हैं, और जो भी पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं, वो ज्यादातर लोग इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते रहे हैं, या तो वैश्य रहे या पंजाबी रहे। और वैश्यों और पंजाबियों का इनको वोट ऐसा माना जाता है कि अच्छी तादाद में मिलता है। अभी भी जो है वो पंजाबी हैं, इसके पहले जो थे वो वैश्य थे। अ, कुछ दूसरे लोगों को भी मौका दिया गया है, लेकिन वो तो मतलब कि दे आर एक्सेप्शंस।
अब मनोज तिवारी तो भाजपा बैकग्राउंड के थे भी नहीं। मनोज तिवारी जी तो मतलब बिल्कुल ही इम्पोर्टेड थे। उन्होंने इसके पहले का चुनाव समाजवादी पार्टी से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था, फिर भाजपा ज्वाइन कर लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो फिर वो उनको इन्होंने सोचा कि उसके चेहरे को सामने कर देंगे तो हमें पूर्वांचल का वोट मिल जाएगा, और उन्होंने रिंकिया के पापा ने गाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई वोट तो मिला नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि जब भाजपा, लेकिन भाजपा का जो पावर स्ट्रक्चर है, भाजपा का जो पावर स्ट्रक्चर ना कि सिर्फ राजनीति में, लेकिन जो उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अलग अलग संस्थाएं, जो संस्थाएं उनके छात्र राजनीति में, जो संस्थाएं उनकी दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में, ये सारी संस्थाओं में पंजाबियों और बनियों का बड़ा जबरदस्त पकड़ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब इतनी जबरदस्त इनकी पकड़ है, इतना जबरदस्त भाजपा इन पर रिलाई करती है पंजाबियों और वैश्यों के ऊपर, तो इनका वोट जब लोकसभा चुनाव में मिल भी जाता, लेकिन जी विधानसभा चुनाव में इनका वोट क्यों नहीं मिलता। और मैं जो बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर बनियों ने वोट दे दिया भाजपा को तो भाजपा जीत जाए, और अगर वोट नहीं दिया, वो वोट अरविंद केजरीवाल को दिया, तो भाजपा फिर से चुनाव हार जाए। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, पूछेंगे लोग भी, और लोग भी पूछेंगे कि बिल्कुल आप ये बातें जो कह रहे हैं कि पंजाबी और वैश्य और इसमें सिख समाज को भी जोड़ लें, तो ये वोट भाजपा को नहीं देते हैं, इनका आपके पास क्या क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है आपके पास? तो मैं आज उस पर एक चर्चा करना चाहता हूं, और एक मैं कहूं कि एक जो गलत परसेप्शन है कि एक गलत परसेप्शन है कि सिर्फ पूर्वांचल और माइनॉरिटी और दलितों के वोट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी को अगर कोई जितवा रहा है तो वो है वैश्य समाज और पंजाबी समाज, और ये बात भाजपा के लोग के समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या क्यों नहीं आ रही है, ये तो उनके लीडरान जाने। जो आपने अभी जो नेल जो जो थंबनेल जो कहते हैं, उसकी स्लाइड जो थी, उस स्लाइड को, अगर थंबनेल के स्लाइड को दोबारा दिखाएंगे, तो उसमें जैसे मैंने बताया है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं। दिल्ली में 70 सीटें, कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें 34 सीट, मतलब ऑलमोस्ट 50% सीट, 34 सीट, ऑलमोस्ट 50% सीट इसमें ऐसी हैं जो कि जहां पर कि वैश्य, पंजाबी और सिख, वैश्य, पंजाबी और सिख, इनको मिलाकर के जो वोट परसेंटेज बनता है, वो वैश्य, पंजाबी और ऐसी सीटें जो वैश्य, पंजाबी और सिख को मिलाकर के 25% वोट या उससे ज्यादा वोट है, कहीं कहीं पर 60% वोट। तो ऐसी 34 सीटें, जैसे आप चर्चा होती है भाई 10 सीट माइनॉरिटी सीट है, 12 सीट शुल्का सीट है, कुछ पूर्वांचल सीट है, लेकिन भाई 34 सीट, एक जो बड़ा चंक है सीटों का, वो तो वैश्य पंजाबी सीट है। गौर करने वाली बात यह है कि ये वैश्य पंजाबी सीट पे भाजपा का परफॉर्मेंस क्या होता। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल फिगर 2020 का अगर आप लेंगे, तो ओवरऑल फिगर में आपको मिलेगा कि 34 में से मात्र 6 सीटें ऐसी जिस पर भाजपा जीत पाई, और दो और सीटें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, करावल नगर की सीट है, और एक और सीट है जो कि उन्होंने बेसिकली जो पोलराइजेशन, कॉम्युनल पोलराइजेशन के कारण वो सीट को उन्होंने, गोंडा की सीट, कॉम्युनल पोलराइजेशन के कारण उस सीट को निकाला भाजपा ने, और 6 सीटें जो जो वैश्य पंजाबी बहुल सीटें हैं उस पर भाजपा स्कोर कर। अब मैं आपके साथ जो है सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 सीटें होती, तो 10 असेंबली सीटें होती हैं, तो मैं उसके साथ आपको लेकर के चलूंगा। तो आपके पास जो पहली सीट मैं लेकर के आ रहा हूं, वो लेकर के आ रहा हूं चांदनी चौक की सीट। उसका स्लाइड आप दिखाएं, चांदनी चौक का जो सीट है। जी बिल्कुल। चांदनी चौक में 10 में से 8 सीटें ऐसी, चांदनी चौक में 10 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें वैश्य, पंजाबी और सिख का वोट मिला करके
25% से ऊपर। जी। और भाजपा पिछले चुनाव में ये 8 सीट हारी। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चलूं, आदर्श नगर 35%, शकूर बस्ती 49%, त्रिनगर, शालीमार बाग, आदर्श नगर 35%, शालीमार बाग 49%, शकूर बस्ती 57%, त्रिनगर 42%, वजीरपुर 28%, मॉडल टाउन 36%, सदर बाजार 35%, चांदनी चौक 24%। ये सारी सीटें जो कि मतलब अब इनसे ज्यादा आपको 57% आपके पास शकूर बस्ती में पंजाबी वैश्य और सिख का वोट है, 49% शालीमार बाग में है, 42% त्रिनगर में है, और इसके बाद भी आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। इसका मतलब कि आपको इन कम्युनिटीज का वोट अगर मिल भी रहा है तो एक मुश्त वोट नहीं मिल रहा है। जी। ये जो चांदनी चौक का जो दिल्ली का बिल्कुल कोर इलाके की जो सीटें हैं, जहां पर कि पार्टीशन के पहले बनियों का दखल रहा, पार्टीशन के बाद बनिया और पंजाबियों का दखल रहा, उन सीटों पर अगर आपको वोट नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत सोचने वाली। जी बिल्कुल। और ये वाली जो ट्रेंड है, इसको आप बाकी सीटों पर भी रिपीट होते हुए देखिए। अगर आप अगले सीट पे चलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की सीट है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मात्र 10 में से मात्र एक सीट ऐसी है जहां पर ये 3 समुदाय का मिल करके बाहुल्य है, और 36% यहाँ पे इनकी कंबाइंड वोट है, 36%, रोहतास नगर की सीट। और ईस्ट दिल्ली में जो इनकी सीटें हैं वो है जंगपुरा, जहां 34%, लक्ष्मी नगर 32%, विश्वास नगर 37%, कृष्णा नगर 43%, गांधीनगर 39% और शाहदरा 32%, जहां बनिया पंजाबी का कॉम्बो, बहुत जबरदस्त बनिया पंजाबी का कॉम्बो, सिखों का भी एक आधा % वोट। इन 8 में से 4 सीटें आपने निकाली। रोहतास नगर की सीट में कॉम्युनल फैक्टर काम करता है, ये आप मान करके चलिए। तो वहां के जो समुदाय ने वोट दिया है उसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का एक कारण रहा है। और जो बाकी ईस्ट दिल्ली के जो सीटें हैं, जो जहां पर इन्होंने 3 सीटें ईस्ट दिल्ली की निकाली हैं, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर और गांधीनगर, ये सीटें 32%, 37%, 39%। जो बड़ी सीटें कृष्णा नगर 43%, जहां पर इनका बनिया पंजाबी और सिख मिलाकर के वोट है, वो सीट हार गई। तो ये तो फिर से बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, और जो कैंडिडेट जीतता है दूसरी पार्टी से, जो कैंडिडेट जीतता है आम आदमी पार्टी से, जो कैंडिडेट जीतता है वो भी इसी कम्युनिटी का होता है। तो कम्युनिटी के नाम पे अगर वोटिंग हो रही है, और जब एक ही कम्युनिटी के 2 लोग खड़े हैं, तो पार्टी ऑफ प्रेफरेंस जो है, वो पार्टी ऑफ प्रेफरेंस आम आदमी पार्टी। जी। अब हम चले अगले स्लाइड पर। ये अगला स्लाइड जो हमारा है वो न्यू दिल्ली सीट का है, नई दिल्ली में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि इनका प्रतिशत 25% के ऊपर है। और इन 8 में से यहाँ सरकारी कर्मचारी भी, यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, काफी कॉलोनियों के अंदर। इन 8 आर के पूरे मिला का तो बुरा ही वो है। इन 8 सीटों में से ये 0 सीट जीता है बीजेपी। 8 सीट आम आदमी पार्टी के पास गई पिछले चुनाव में। उनमें मोतीनगर सीट, मदन लाल खुराना की सीट, जहां 46% पंजाबी बनिया का वोट है, 46%, वो सीट भी ये नहीं जीत पाए। उसी तरह से मालवीय नगर की सीट, 40% पंजाबी बनिया का वोट है, नहीं जीत पाए।
ग्रेटर कैलाश का सीट 41%, जहां से सौरभ भारद्वाज जीतते हैं। जी तो अगर आप इस तरह से, बाकी सीटें भी हैं, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, कस्तूरबा नगर, ये सारी सीटें हैं जहां 25% से ऊपर इनका एक मुश्त वोट है, और ये सीटें हार रहे हैं। भाजपा ये सीटें जहां पर पंजाबी, वैश्य और सिख का एक मुश्त इतना वोट है, लेकिन भाजपा ये सीटें हार रही है। फिर बात वही आ जाती है कि जब इस कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो लोग जो है सो प्रेफर वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कर रहे हैं, ना कि भाजपा के कैंडिडेट। ये अभी तक हमने आपको 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की कहानी, 4 पार्लियामेंट्री सेगमेंट, मैंने 40 सीट कवर कर ली। आगे चल के हम अभी 30 सीटें और कवर करते हैं और उसकी कहानी भी बताते हैं। अब आप आ जाइए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। यहाँ 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे 25% से ऊपर वोट। 4 में से इन्होंने यहाँ पर एक सीट जीता है, वो है रोहिणी का सीट, और यहाँ पे 60% वोट है बनिया, पंजाबी और वैश्य का। वैश्य, पंजाबी और सिखों का 60% वोट है। ये सीट बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। विजेंद्र गुप्ता लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे अभी, और पिछली असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, बेमुश्किल वो इस सीट को निकाल पाते हैं। बाकी रिठाला 40% इनका वोट है, हार जाते हैं। नांगलोई जाट 25% वोट है, हार जाते हैं। मंगोलपुरी में 30% वोट है, हार जाते हैं। तो दिल्ली के सारी चौहद्दी पर आप देख रहे हैं, सारे इलाकों में आप जाके देख रहे हैं, कहानी वही की वही है। दिल्ली का कोर चांदनी चौक हो, नई दिल्ली का इलाका हो, या अभी हम लोगों ने बात की जो है सो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात की, ईस्ट दिल्ली जमुना पार की बात की, सब जगह ये हार रहे हैं। उन सीटों पे हार रहे हैं जहां पर कि बनिया, पंजाबी और सिखों का बाहुल है, उसके बाद भी हार रहे हैं। अब हम चलते हैं वेस्ट दिल्ली की सीट की ओर, जहां पर सिखों का बहुत बड़ा पॉपुलेशन। यहां पे 8 सीटें यहां भी हैं, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, महरौली, कालकाजी। यहाँ पर पंजाबी समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में है, कई सीटों पर हैं, और सिख समुदाय के लोग 3 सीट, राजौरी गार्डन, हरिनगर और तिलक नगर, इनमें बहुत बड़ी संख्या में है। बाकी सीटों पर भी सिख समुदाय के लोग हैं। वैश्य समुदाय के लोग भी ठीक ठाक नंबर में सारे सीटों पर हैं, और पंजाबी समुदाय के लोग तो बहुत बड़े तादाद में इन सीटों पे। आज तो आपका पार्टी का अध्यक्ष भी पंजाबी समाज का, और ये तो खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा की पार्टी है, पंजाबियों की पार्टी है। यहाँ आपका हश्र क्या होता है? 8 सीट आप हार जाते। इनमें सीटें हैं तिलक नगर, जहां 63% कंबाइंड वोट, राजौरी गार्डन 60% कंबाइंड, हरिनगर 40% कंबाइंड। इन सीटों को भी आप नहीं निकाल पाते। तो अमित जी, कहने का मतलब ये है कि फिर आपकी जो आप लड़ कहां से रहे? ये जो वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली की सीट्स पे भी आपका इतना ही खराब परफॉर्मेंस है, तो फिर आप लड़ कहां से रहे? आप जीत कहां से रहे, या आप जीतने की अपेक्षा कैसे रखते? और इसके पीछे जो बीजेपी का इतना पैथेटिक परफॉर्मेंस है, इसके पीछे तो उनको नेताओं को सोचनी पड़ेगी। केवल ये सोच करके अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी दे दिया, पापड़ दे दिया, वो क्या कहते हैं, लावा दे दिया और पॉपकॉर्न दे दिया और मूंगफली दे दिया, तो हम भी दे देते हैं, साथ में खोआ भी दे देते हैं, इससे वो चुनाव जीत जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि इन 34 सीटों का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है, ये वो 34 सीटें हैं जो भाजपा की, आरएसएस की गढ़ टाइप की सीटें हैं। ये बहुत एक्टिव है, आरएसएस यहाँ सालों से इन सीटों पर एक्टिव है, गढ़ टाइप की सीटें, फिर भी आप यहाँ हार रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण तो रहा। जी
चलिए इधर मैंने आपने मुझे समय दिया, मैंने आपको 5 आपको इन स्लाइड्स के मार्फत से मैंने आपको जो 34 जी सीटों का मैंने आपको आंकड़ा दिया और आपको मैं आज ये बात कह रहा हूं कि अगर भाजपा इन सीटों पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी, अगर इन सीटों पे नहीं जीत पाएगी तो भाजपा फिर चुनाव नहीं जीत सकती। उसके लिए बहुत मुश्किल है चुनाव जीतना। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहूंगा सर आपसे कि आखिर लोकसभा में स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं और दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो सातों के सातों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। फिर विधानसभा में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है और ये वैश्यों, सिखों, पंजाबियों का जो बल्क वोट है, ये आम आदमी पार्टी को जाने की वजह क्या है? क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल है क्योंकि वो खुद वैश्य समुदाय से आते हैं, या और भी कोई वजह आप देखते हैं? दूसरी बात कि अगर वैश्य समुदाय के आने की वजह से अरविंद केजरीवाल को उनका वोट मिलता है, तो फिर सिखों और पंजाबियों का वोट आम आदमी पार्टी को क्यों जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है जी कि जो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी तक जो देखिए, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो तो जी एक फेस, जब भी भाजपा ने अच्छे नंबर्स में सीट जीती है फेस पे सीट जीता है। 99 हम्म में जब इसने सीटें जीती थी, सातों सीट जीती थी 99 में, तो वो तो अटल जी 99, 96, 98 में जो सीटें ये जीती हैं वो तो अटल जी के चेहरे पर। और अटल जी दिल्ली के पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव भी थे, लोगों से काफी उनका मेल हम्म मिलाव भी दिल्ली में था। और हालांकि उस समय दिल्ली से वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अटल जी नई दिल्ली सीट को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो वो अटल जी के नाम पर। और 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, ये तो भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पे जीती। जी ये तो जो मास वोटिंग, बल्क वोटिंग होता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे होता है। जब हम उस मैक्रो लेवल के चुनाव से उतर करके जब हम माइक्रो लेवल के चुनाव पे आते हैं, असेंबली के चुनाव पर आते हैं, तो यहाँ पर भाजपा का जो एक्चुअली जो लोकल इश्यूज पे आते हैं, लोकल लीडरशिप के मजबूती पर आते हैं, उसके नेटवर्क की मजबूती पे आते हैं, तो हम अक्सर ये पाते हैं कि ये सब निष्क्रिय हो चुके हैं। इनकी लोकल नेटवर्किंग, इनकी लोकल पार्टी का एपरेटस, इनकी लोकल बार्गेनिंग स्किल्स, सो मच सो कि जो आरएसएस के भी जो लोकल कार्यकर्ता हैं, ये सब निष्क्रिय हो चुके हैं। और ज्यादातर जो लोग ये कहते हैं कि भाई, कि कई बार जैसे बोलचाल की भाषा में और जी मजाक किसमें कहा जाता है कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आरएसएस ने कुछ नहीं किया। तो लोग ये कहते हैं बोलचाल मजाक में कि भाई लाला दुकान देखेगा या वोट देखेगा। तो मतलब वो अपनी दुकानदारी, बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपनी दुकानदारी देखेगा या वोट देखेगा। तो ये बात आ जाती है कि एक सीरियसनेस जो होना चाहिए, एक कमिटमेंट जो होना चाहिए, जो कि जो आप कमिटमेंट, सीरियसनेस, जी जान से लड़ने का कमिटमेंट आप लोकसभा चुनाव में लगाते हैं, वो राज्य के चुनाव में नहीं लगाते। और पिछले जी 3 बिल्कुल चुनाव से ये लगा, 3 क्या, अब ना इनके पास ना खुराना जैसा लीडर है जो जो जी लोगों को संचालित कर सके, कॉन्स्टिट्यूंसी। और जब पिछले के एक प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा था कि आज अध्यक्ष कौन है, इसके पहले अध्यक्ष कौन था, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो ये तो कौन बनेगा करोड़पति के प्रश्न हो जाएंगे कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उसके पहले कौन था, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये तो जो कहते हैं लोकसभा चुनाव जो दिल्ली में होता है वो मोदी जी के नाम पे लैंप पोस्ट चुनाव होता है। लैंप पोस्ट चुनाव का तो अर्थ आप जानते हैं कि खंबे को भी खड़ा कर दीजिए, वो चुनाव जीत जाए। लेकिन जो यहाँ के जो राज्य स्तर के चुनाव होते हैं, वहां पर जो केजरीवाल का जो काडर है और केजरीवाल का जो वोटर है, केजरीवाल के जो लीडर्स है, वो जिस तरह से काम कर पाते हैं, उनको भाजपा के लोग उस कमिटमेंट के साथ मैच नहीं कर पाते। अब ये अलग बात है कि आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल नहीं हुई है। लोकल लेवल पर केजरीवाल को भी करीब 15-20 एमएलए चेंज करने पड़े हैं अपने। अब वो जी फैक्टर तो जी है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो है, लेकिन ये भी फैक्टर है कि भाजपा क्या अपने काडर को संचालित कर पा रही है।
क्या आरएसएस जिस तरह से दूसरे राज्यों में चुनाव जिताती रही है, हम कहानियां पढ़ते थे, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने वो स्टोरीज पढ़ा, हमने हरियाणा में पढ़ा कि, जी और देखा जाना कि कैसे आरएसएस कैडर्स ने, क्या उस तरह का काम आरएसएस के कैडर्स यहाँ कर पा रही है? तो यहाँ के कैडर्स, आरएसएस के कैडर का बस यही काम है कि वहां कोई टीचर लगवा दो, यूनिवर्सिटी में किसी के बहाली करा दो, यही सब में रह गए। तो दिल्ली में स्थिति सोचनीय है, और लोग ये मान के ना चलें कि एंटी इनकम्बेंसी है, या जो है सो हमने भी रेवड़ियां, हमने उसने गुड़ की रेवड़ियां दी है तो हमने खोए की रेवड़ी दे दी है, उससे चुनाव जीत जाएंगे। भाई आपका कार्डर कितने कमिटमेंट के साथ काम करता है राज्य स्तर के चुनाव पे, ये देखने वाली बात। जी। लेकिन सर ये भी मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस का बहुत एक लंबा इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र में। तो फिर मतलब बीजेपी पहले जनसंघ के रूप में चुनाव लड़ती रही थी, तो फिर आम आदमी और कांग्रेस भी जो है लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता में रही है। तो उस वक्त क्या वैश्यों और सिखों पंजाबियों का वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता रहा था? जाता क्या रहा, वो जाता रहा। आप देख लीजिए कि 2019 1993 के चुनाव को छोड़ दें आप, और बहुत पहले 1967 के चुनाव को छोड़ दें, तो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर चुनाव जीत नहीं पाई है, हारती रही। और ऐसा नहीं है कि वैश्य 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 समुदाय के लीडर कांग्रेस देशबंधु गुप्ता, जयप्रकाश अग्रवाल अभी भी हैं, जयप्रकाश अग्रवाल बहुत बड़े वैश्य समुदाय के नेता, पंजाबी में हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, उसके बाद डॉक्टर ए के वालिया आदि कई पंजाबी के बड़े बड़े लीडर हुए दिल्ली में, अजय माकन, उनके चाचा ललित माकन। तो पंजाब, तो ये जो कहना कि जो जो बीजेपी ये मान के चलती है ना कि पंजाबी, वैश्य और सिख समुदाय मुझे ही वोट देगा, ये उसकी गलत फहमी है। वो उसको वोट नहीं देते, वो वोट उस कम्युनिटी के उस लीडर को देखते हैं जिसकी नेटवर्किंग अच्छी है, जिसका कि जमीन के स्तर पे काम अच्छा है। जी। तो फिर यानी कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब सक्रिय हुई, तो उसके बाद से जो वोट का जो शिफ्ट था, जो जिस वैश्यों सिखों पंजाबियों के जो कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, वो वोट शिफ्ट आम कांग्रेस से बीजेपी को न होकर के वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं तो। बिल्कुल तो इसकी बिल्कुल, मैं वो तो वही तो बात कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस 40% वोट से घट के 4% पे आ गई, तो वो जो वोट गया है, पूर्वांचल का भी वोट गया है, माइनॉरिटीज का भी वोट गया है, और वैश्यों और पंजाबियों का भी वोट गया है। तो अगर हम ये कहें कि कांग्रेस 10% वोट, अगर 15% माइनॉरिटीज है, अगर 10% वोट काट भी लेती है माइनॉरिटीज का, तो 4 से 14% पहुंच जाती है, तो उससे आम आदमी पार्टी हार थोड़ी जाएगी। जी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तो वैश्यों और पंजाबियों का वोट चाहिए ना, वो जी वोट मिल रहा है क्या? जब तक वैश्य और पंजाबी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, स्टॉक में बिल्कुल नहीं जी आएगा, जी। तो आपको सर कुछ तब कारण तक समझ में तब आते तक हैं कि ये ये जो है वोट सो। जी, जी, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि आखिर वो क्या कारण है कि ये जो वोट शिफ्ट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है, और उसके साथ बरकरार भी रह रहा है पिछले 2 चुनावों से। तो मैंने आपको कहा ना कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा तो एक है, प्लस उन्होंने, उनके जो कार्डर्स जो हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनके जो एमएलएज हैं, वो सब अपने अपने लेवल पर एक्टिव रहे हैं, और इनके अपने सर्वेक्षण, अपने अपने फीडबैक्स, अपने अपने जो है सो अरविंद केजरीवाल बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं अपने अपने लोगों की। 20 एमएलए को चेंज कर दिया, मामूली बात थोड़ी है 20 सिटिंग एमएलए को, जी इतने एमएलए को चेंज कर दिया। सिटिंग दिलीप पांडे जैसे नेता को दिल्ली का अध्यक्ष था प्रदेश का, उसको बैठा दिया चुनाव में। आपको रामनिवास गोयल स्पीकर को बैठा दिया, इन लोगों को बैठा दिया, कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल, कई कैंडिडेट के नाम देकर के फिर बदल दिए गए। हाँ, जी तो ये तो मतलब आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में भी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, अगर अगर बीजेपी का लोकल कार्डर और लोकल वर्कर
और लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम नहीं कर पाएगा तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मैं ये बात कह रहा हूं आपको। और अभी तक जो है सो दिल्ली के चुनाव में जो इनकी लोकल पार्टी यूनिट जो है, जो इनकी प्रदेश पार्टी यूनिट जो बहुत शिथिल नजर आ रही है, उनके कार्यक्रम बहुत शिथिल नजर आ रहे हैं। केवल एक आप मोदी जी का प्रोग्राम करा देंगे उसके बाद कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। उससे ज्यादा तो कार्यक्रम दिल्ली में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कभी डीके शिव कुमार आ रहे हैं, कभी अशोक गहलोत आ रहे हैं, कभी रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, वो सुक्खू जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है वो आ रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम था दिल्ली में, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो आप देख लें, मतलब कि और उनके सोशल मीडिया पर प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा दिख रही है एक्टिविटीज की। जी, एक्टिविटीज तो सर सोशल मीडिया पे और विज्ञापनों में तो बीजेपी भी काफी एक्टिव दिखाई पड़ रही, बल्कि जो नहीं, हम सोशल कहें कि मीडिया पे उनके कैंपेन का ये नहीं है ना। उनके जो नेताओं का जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है, आप कांग्रेस के कंटेंट को और बीजेपी के कंटेंट को आप देखिए मिला करके। कांग्रेस का कैंपेन ये है, जो उनके नेता जो फील्ड में है, नेटवर्क है, उसका कंटेंट है। बीजेपी के तो बने बनाए जो उनका जो सेल है, आईटी सेल जो है, उसका बनाया हुआ चीजें वो है कि कमल खिलेगा, फूल खिलेगा, राम मंदिर बनेगा। तो कितना वो कामयाब होगा जब तक नेता का कंटेंट नहीं है, नेता कनेक्ट नहीं। कुछ नेता लोग का कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोग का अपनी टीम बना के जो करे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पार्टी एज सच नहीं चला पा रही। जी, इसका मतलब ये है कि लड़ाई जो है वो जमीनी स्तर पर कौन कितनी मजबूती से अपनी जमीन को और पुख्ता कर पाएगा, सारा मामला उस पर टिकेगा जाकर के। और जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये होगा कि आपस में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और जो दूसरे हथियार हैं वो काम आएंगे बिल्कुल जमीनी स्तर। बिल्कुल जी, तो अब देखना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों ही पार्टियां जमीन अपने आम लोगों के बीच में जाकर के, आम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, आम वोटरों के बीच में जाकर के कितना बेहतर परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से सत्ता में है, 10 साल से, और इस बार जब एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये चाहती हैं कि सत्ता इस बार उनके हाथ में आए। और खासकर बीजेपी जो है, चूंकि उसके वोट शेयर्स इंटैक्ट रहे हैं, तो उसे काफी उम्मीद है कि इस बार वो नतीजों में कुछ बदलाव ला पाएगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जब तक जमीनी स्तर पर मजबूती से काम नहीं किया जाएगा, और अब चूंकि समय भी बहुत कम है, तो अब आपको बिल्कुल 2020 की तरह ही से ये खेलना पड़ेगा। अदरवाइज टेस्ट मैच के स्टाइल में तो शायद नतीजों में बदलाव लाना मुश्किल दिखाई पड़ेगा। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इतने आंकड़ों के साथ और डेटा के साथ, जिसको आप डेटा क्रंचिंग बोलते हैं, उसके साथ आपने इतनी जानकारी दी। और काफी कुछ जो वर्तमान स्थिति में दिल्ली चुनाव की जो तस्वीर है वो आपने हमें दिखाई, और वो समझने में आपने हमें मदद की। जी, तो लेकिन ये बात साफ हो रही है कि चुनाव जो है वो जैसे जैसे भी और दिन बीतेंगे, वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प होता जाएगा, और सबकी नजरें जो है चुनाव की तरफ लगी रहेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार हमें जिस तरह दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए, और हमें कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उन्हें जो सुझाव आप देते हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें। और सर, बहुत शुक्रिया फिर से आपको आज के प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। जी, नमस्कार।